नमस्कार आदाब, मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और इन दिनों हम पढ़ रहे हैं आपके लिए मेरी फिल्मी आत्मकथा, जो कि बलराज साहनी की आत्मकथा है, फिल्मी आत्मकथा। पार्ट 6। रावलपिंडी में कुछ दिन बिताने के बाद हम कश्मीर की ठंडी हवाएं खाने के लिए निकल पड़े, जहां हमारा अपना घर था। अचानक एक दिन चेतन आनंद भी वहां पहुंच गए और हमारे पास ही ठहर गए। उन्होंने बताया कि नीचा नगर बनाने की उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और फिल्म के मुख्य पात्रों की भूमिका वो मुझसे और दम्मों से करवाना चाहते हैं। मुआवजा 20,000 रुपये। ये सुनकर हम ऊंची हवाओं में उड़ने लगे। यकीन करना मुश्किल हो गया था, कहीं वो हमें शेख चिल्ली का सपना तो नहीं दिखा रहे थे। श्रीनगर से मैंने शांति निकेतन में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी पत्र लिखा था कि वो मुझे फिर से हिंदी भवन की शरण देना स्वीकार कर लें। उनका हाँ में उत्तर भी आ चुका था। शांति निकेतन वापस जाने और वहाँ अपने पुराने मित्रों को फिर से मिलने की हम दोनों की बहुत इच्छा थी। लेकिन अब जैसे एक नया कौतुक हमें चुनौती दे रहा था। एकदम रजामंद होना मुश्किल था। मेरे पिताजी भी हमारे शांति निकेतन लौटने से ज़्यादा खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि बीबीसी की नौकरी का लाभ उठाकर मैं ऑल इंडिया रेडियो में किसी अच्छे ओहदे के लिए प्रयत्न करूं। अगर कहीं वो सुन लेते कि मैं फिल्मों में जाने वाला हूं और अपनी पत्नी को भी अभिनेत्री बनाऊंगा, तो पता नहीं घर में कैसा तूफान उठ खड़ा होता। मैंने सोचा कि इस 20,000 की रकम का आनंद एक बार तो उठा ही लेना चाहिए। इस बात के लिए हम पति पत्नी दोनों ही सहमत थे। पहले भी कितनी ही खुराफात कर बैठे थे, एक और सही। एक शाम को झेलम दरिया के किनारे सैर करते हुए चेतन ने मुझे नीचा नगर की कहानी विस्तार से सुनाई। मैं उनके कहानी सुनाने के अंदाज से बहुत प्रभावित न हो सका, लेकिन कथावस्तु में हद दर्जे का यथार्थ था, वही जो मैं गोरकी की कहानियों और रूसी फिल्मों में देखता आया था। कई दृश्य चेतन ने ऐसी खूबी से बयान किए कि वो मेरी कल्पना में बार बार घूमने लगे। निसंदेह चेतन एक साहसपूर्ण कदम उठाना चाहते थे, जिसमें उनका साथ देना किसी लिहाज से भी गलत नहीं कहा जा सकता था। संवाद लिखने के लिए चेतन गुलमर्ग चले गए और 15-20 दिनों के बाद फिल्म संबंधी योजना की रेखाएं और भी स्पष्ट हो गईं। फिल्म पूना में बननी थी, जहां हमारा 20 सितंबर तक पहुंच जाना आवश्यक था। निर्माता थे WZ अहमद, जिन्होंने नवयुवक स्टूडियो ले रखा था और जो बड़े अरूज वाले फिल्मकार थे। निर्देशन खुद चेतन का था। जुलाई के अंत में चेतन बंबई वापस रवाना हो गए। चलने से पहले हमने उन्हें स्वीकृति दे दी, लेकिन परिवार से तब भी ये बात गुप्त रखी गई। मैं ज़्यादातर तो कश्मीर की सैर ही करता रहा, पर थोड़ा सा साहित्य संसार के निकट भी आया। मैंने हिंदी के प्रमुख मासिक पत्र हंस की, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी के सुपुत्र श्रीपत राय निकालते थे, पिछले 4 साल की फाइलें मंगाकर पढ़ी। 2 रचनाओं ने मेरे हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। एक थी बिजौन भट्टाचार्य का एकांकी नाटक जबानबंदी, जो हिंदी में अंतिम अभिलाषा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बंगाल में अकाल पीड़ित गांवों के लोग कैसे अपना घर बार छोड़कर कलकत्ता की ओर भागते हैं, इसका अत्यंत हृदय विदारक दृश्य प्रस्तुत किया गया था। हिंदी में मैंने ऐसा नाटक इससे पहले नहीं पढ़ा था। दूसरी रचना थी कृष्णचंद्र का उपन्यास अन्नदाता। वो भी एक शाहकार रचना थी। विलायत से मैं अपने देश के लिए गहरा प्यार लेकर आया था और भविष्य में लंबे अरसे के लिए किसी पराये देश में न रहने की, भले ही वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो, सौगंध उठा ली थी। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि मुझे इंग्लैंड में 4 वर्ष बिताने का अभिमान नहीं था। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि संसार को अपने चारों ओर घुमाने का मानसिक रोग मुझे बचपन से ही था। मैं आईना देखकर खुद को बेहद सुंदर ही महसूस नहीं करता था, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी विरल और अनोखा महसूस करता था, जैसे संसार पर उसकी छाप मेरे लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी अवश्य पड़ जाएगी। ये माता पिता के असाधारण लाड़ प्यार से उत्पन्न हुआ मनोविकार था। मेरा जन्म 5 बहनों के बाद हुआ था। माँ बाप ने तरस तरस कर बेटे का मुंह देखा था, पर इसके उलट एक और भी उतनी ही प्रबल प्रवृत्ति मेरे भीतर से सिर निकाल चुकी थी, हार न मानने की, अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ही दम लेने की। मेरे इस व्यक्तित्ववादी रवैये को जीवन में बहुत सी सख्त चोटें भी लगी थीं। ऐसा होना स्वाभाविक था, और जख्मी हालत में जब मैं अपनी चारों तरफ देखता था तो पता चलता था कि सारा संसार ही दुखी है। मेरे अंदर अपने दुख को दूसरों के दुखों के साथ साझा करने की भावना और मानवता के साथ गहरा रिश्ता जोड़ने की कामना प्रतिदिन
प्रबल होती जा रही थी। व्यक्तिवाद और समष्टिवाद का यह द्वंद्व मेरे जीवन में सदा रहा है। इसने मेरी सहायता भी की है और मेरा रास्ता भी रोका है। यही विरोध मैंने अपनी पीढ़ी के लगभग सभी साहित्यकारों और कलाकारों में देखा है। जब से होश संभाला है, मैं जनता के साथ घुलना मिलना भी चाहता हूँ, पर जनता से शर्माता भी हूँ। न पूरी तरह व्यक्तिवाद में ही सुखी हूँ और न ही समष्टिवाद में। मैं देश कल्याण के कार्यों में भी हिस्सा लेता रहा हूँ, पर अपने स्वार्थ को भी कभी नहीं छोड़ा। मैं उस बंदर की तरह हूँ जो आग से डरता भी है और आग से खेलने से बाज भी नहीं आता। यही प्रवृत्ति मेरे समकालीन लोगों की भी है। नई पीढ़ी शायद हमारे चरित्र में अवगुण और पाखंड ही देखेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस द्वंद्व में कुछ गुण भी हैं। विलायत से वापस आकर मैंने अंग्रेजी साम्राज्य का निडरता से खुल्लम खुल्ला विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मेरे दोस्त कभी कभी मेरा ध्यान डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स की तरफ भी दिलाते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के लिए तैयार हो चुका था। मेरी ये प्रतिक्रिया केवल मेरा अहंकार था। विलायत जाकर मैं अपने आप को अंग्रेज़ों के बराबर समझने लगा था। इस अहंकार के संबंध में उस समय की एक और तस्वीर मेरे सामने आती है। विलायत जाने से पहले मेरी कहानियां हंस में बाकायदा प्रकाशित होती रहती थीं। मैं उन भाग्यशाली लेखकों में से था जिनकी भेजी हुई कोई भी रचना अस्वीकृत नहीं हुई थी। विलायत में 4 साल तक मैंने एक भी कहानी नहीं लिखी थी। अभ्यास टूट चुका था। अब मैंने उसे बहाल करना चाहा। एक कहानी लिखकर हंस को भेजी तो वो वापस आ गई। मेरे स्वाभिमान को गहरी चोट लगी। इस चोट का घाव कितना गहरा था, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके बाद मैंने कोई कहानी नहीं लिखी। चेतन के फिल्मों में काम करने के निमंत्रण ने जैसे इस चोट पर मरहम का काम किया। फिल्मों का मार्ग अपनाने का कारण ये अस्वीकृत कहानी भी थी। फिर एक और घटना भी घटी जिसने मेरे अहंकार में और भी वृद्धि कर दी। मुझे कृष्णचंद्र का पत्र मिला जो उन्होंने पूना से लिखा था, WZ अहमद के स्टूडियो से, जहां वो चित्रकथा लेखक की हैसियत से काम कर रहे थे। उसमें उन्होंने सबसे पहले WZ अहमद के व्यक्तित्व की और उनके प्रगतिशील विचारों की प्रशंसा की थी। फिर लिखा था, चेतन द्वारा फिल्मों में आने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें अपने साथियों में शामिल करके अहमद साहब को बहुत खुशी होगी। मेरी दृष्टि में अपना महत्व अचानक इतना बढ़ गया कि मैंने ये सोचने की भी परवाह नहीं की कि कृष्णचंद्र ने ये पत्र शायद केवल मित्र भावना से प्रेरित होकर ही लिखा है। आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि WZ अहमद ने खुद ये पत्र लिखवाया है। वो अवश्य ही मुझे चेतन से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। कितनी घटिया और कितनी गलत बात थी ये। मैंने बिना उत्तर दिए पत्र चेतन को भेज दिया। कृष्णचंद्र का एक और पत्र आया, वो भी मैंने चेतन को भेज दिया। पर अजीब बात यह थी कि जाने के बाद चेतन ने एक भी खत न लिखा। और इधर न जाने कैसे फिल्मों में काम करने की बात मेरे मुंह से निकल गई और फौरन ही चारों तरफ फैल गई। मुझे बहुत ख़ास नज़रों से देखा जाने लगा, जैसे मैं अभी से फिल्म स्टार बन गया था। बात पिताजी के कानों में भी पहुंची। पहले तो उन्होंने मुझे टोका, पर 20,000 की बात सुनकर वो भी चुप हो गए। दम्मों के बारे में मैंने अभी किसी को नहीं बताया था। जैसे जैसे सितंबर की निश्चित तारीख आने लगी, मेरे मन की व्याकुलता बढ़ने लगी। अगर चेतन का खत न आया तो कहीं सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने की मूर्खता तो नहीं कर बैठा हूं। लंबी प्रतीक्षा के बाद चेतन का पत्र आ ही गया, लेकिन गोल गोल सा। उन्होंने न तो पैसे भेजे, न कोई बात पक्की थी। हाँ, 20 तारीख को पूना पहुंच जाने के लिए अवश्य लिख दिया था। मेरे छोटे भाई भीष्म को उस पत्र से बड़ी निराशा हुई। उसके आधार पर उन्होंने दम्मों और बच्चों को साथ ले जाने का सख्त विरोध किया। अंत में मैं अकेला ही पानी की धार देखने पूना के लिए चल दिया। बरसात के दिन थे। सफ़र बड़ा सुहाना था। खासकर पूना के निकट पहुंचकर ऐसा लगा जैसे मैं फिर से इंग्लैंड में पहुंच गया हूं। तब पता चला कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान से जाकर पूना को क्यों इतना प्यार से याद करते थे। वहाँ की जलवायु और प्राकृतिक दृश्य वास्तव में अपना जवाब नहीं रखते। स्टेशन पर कृष्णचंद्र मुझे लेने आए हुए थे। रात को मैं उनके घर पर रहा। उन्होंने अपने पत्रों का मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। मैं हैरान था कि चेतन क्यों नहीं आए। मैं कृष्णचंद्र से कुछ झेप महसूस करता रहा। दूसरे दिन सुबह लगभग 10 बजे चेतन आए और हम दोनों स्टूडियो के लिए रवाना हो गए। वहाँ बहुत बिखरा हुआ और अस्थिर सा वातावरण देखा। कोई शूटिंग नहीं हो रही थी। बहुत से बेकार आदमी टोलियां बनाकर
ऐसे इधर उधर घूम रहे थे जैसे लोग अर्थी उठने का इंतजार करते हैं। कोई बैठने उठने की जगह नहीं थी। टहलने वालों में कुछ जाने पहचाने व्यक्ति मिले। डेविड अब्राहम मिले। लगभग 6 साल पहले मैं उन्हें कश्मीर में मिला था, जब ईनाक्षी रामाराव और उनके पति श्री भवनानी अपनी फिल्म हिमालय की बेटी बनाने के लिए कश्मीर आए थे। डेविड तब उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। हिमालय की बेटी शायद पहली हिंदी फिल्म थी जिसकी शूटिंग कश्मीर में हुई थी। यहाँ इस संबंध में थोड़ा विस्तार से बताना असंगत ना होगा। उन दिनों मैं शांति निकेतन में अध्यापक था। ईनाक्षी रामाराव गुरुदेव टैगोर को अपना नृत्य दिखाने आई थीं। दम्मो से उनकी मैत्री हो गई थी। बातों बातों में दम्मो ने उनसे जिक्र कर दिया कि कश्मीर में हमारा अपना घर है और गर्मियों की छुट्टियां हम वहीं बिताने जा रहे हैं। ईनाक्षी ने बताया कि वो फिल्मों में भी काम करती हैं और उनके पति भी आउटडोर शूटिंग के लिए कश्मीर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। शायद वहां फिर से मुलाकात होगी। उस जमाने में महाराजा हरि सिंह की हुकूमत थी और आगंतुकों पर तरह तरह की पाबंदियां थीं। शूटिंग के लिए रियासत के दीवान से इजाज़त लेना ज़रूरी था। कश्मीर पहुंचकर मैंने भवनानी के लिए इजाज़त हासिल करके उन्हें भेज दी। लगभग 2 सप्ताह के बाद भवनानी अपने दल बल के साथ श्रीनगर आ पहुंचे। डेविड, ईनाक्षी और भवनानी पहले 1-2 दिन हमारे यहाँ ठहरे। इस प्रकार डेविड से मेरी जान पहचान हुई। वो भी तब नए नए कॉलेज से निकले थे। पीजी वुडहाउस पढ़ने का मेरी तरह उनको भी बहुत शौक था। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन प्रातःकाल डल झील में मैं अपने मित्रों के साथ बोटिंग कर रहा था। गगरीबल की दीवार के पास हमने देखा कि भवनानी का यूनिट शूटिंग की तैयारियां कर रहा है। तमाशा देखने के लिए हमने भी नाव किनारे पर लगा दी। पता चला कि एक लड़के का पानी में छलांग लगाने का सीन लेना है। दीवार बहुत ऊंची थी और उस स्थान पर न सिर्फ पानी कम था बल्कि नीचे पत्थर भी थे। मैंने भवनानी को इस बात की चेतावनी दी, पर उन्होंने मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे वो मुझे पहचान ही ना सके हों। बहुत लापरवाही से मेरी बात अनसुनी कर दी गई। हमने भी नाव आगे बढ़ा दी। जब लगभग 1 घंटे के बाद हम वापस आए तो गगरीबल के मोड़ पर काफी भीड़ जमा थी। पता चला कि जिस नौजवान ने छलांग लगाई थी उसकी टांग टूट गई थी और भी बहुत सी सख्त चोटें आई थीं। मैं भवनानी की लापरवाही पर दंग रह गया। तब मुझे पता नहीं था कि नए या छोटे मोटे कलाकारों की जान से खेलना फिल्म इंडस्ट्री का दस्तूर ही बना हुआ है। डेविड की गिनती अब सितारों में थी। जब वो पहले मिले थे तो उनकी तनख्वाह 150 के लगभग थी। अब एक फिल्म के कम से कम 10,000 मिल जाते हैं और उन्होंने एक साथ 15 कॉन्ट्रैक्ट ले रखे थे। श्याम भी मिले, जिनकी मौत भी फिल्मी हादसे के कारण ही लिखी हुई थी। वो भी हमारे रावलपिंडी के ही थे। उनके परिवार से हमारे संबंध अत्यंत स्नेहमय और गहरे थे। बड़े आदर सत्कार से मिले वो मुझे। अभी उन्होंने इतनी ख्याति अर्जित नहीं की थी, पर अब इसमें बहुत समय नहीं लगना था। अहमद साहब की 2 फिल्मों में वो नीना के मुकाबले में आ रहे थे। करण दीवान मिले, जो फिल्म रतन की कामयाबी के बाद एक लोकप्रिय सितारे बन चुके थे। कॉलेज के दिनों में उनका बड़ा भाई हमारा दोस्त था। हम लाहौर में इकट्ठे ही नाटक आदि खेला करते थे। हमीद भट्ट के दर्शन हुए, जिन्हें मैं पहले एक बार लखनऊ में मिल चुका था। उनसे सुने हुए मधुर गीत मेरी स्मृति में अब भी ताज़ा थे। गपशप करते हुए काफ़ी समय गुजर गया और हम उकता से गए। फिल्मी आदमी बनने के लिए मक्खियां मार मार कर समय बिताने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी नया नया था और इन बातों का मुझे ज्ञान नहीं था। अंत में एक व्यक्ति ने आकर कहा, आप मेकअप कर लें, आपके फ़ोटो लेने हैं। साहब यानी WZ अहमद आपको 2 बजे मिलेंगे। एक छोटे से कमरे में मैं मेकअप के लिए बैठ गया। ये मेरा पहला मेकअप था। कॉलेज और शांति निकेतन में नाटक खेलने के लिए मैं मेकअप करता था, पर इसमें और उनमें ज़मीन आसमान का अंतर था। ये उससे 1000 गुना अधिक स्वाभाविक, सुंदर और कलात्मक था। देखते देखते मेकअप मैन ने मेरा चेहरा ऐसा चमका दिया कि मैं मेकअप मैन की जितनी ही तारीफें करता वो उतना ही व्यंग्य से हंसकर दूसरी तरफ देखने लगता। वास्तव में अच्छा मेकअप फिल्मों में रोजाना की बात थी। उस मेकअप मैन ने कोई असाधारण कारनामा नहीं किया था। मेकअप के बाद फोटो ले लिए गए। 1-1.5 का वक्त हो गया। अब अहमद साहब से मुलाकात का इंतजार होने लगा। 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। मैं विलायत से नया नया आया था, जहां 10 मिनट से ज्यादा लेट पहुंचने का साहस बादशाह सलामत भी नहीं कर सकता। सो ये अपमान मुझे कैसे सहन होता। जो हवाई किले मैंने दिमाग में बनाए थे सभी धराशायी होने शुरू हो गए।
कृष्णचंद्र के पत्रों से तो मैंने अनुमान ये लगाया था कि अहमद साहब फूलों की माला लिए हुए स्टूडियो के फाटक पर प्रतीक्षा करते हुए मिलेंगे, पर अब स्थिति ये थी जैसे नौकरी के उम्मीदवार के तौर पर मैं कतार में खड़ा था। डेविड, तिवारी और दूसरे मित्रों की नज़रों के सामने मैंने खुद को किसी गहरे कुएं में गिरते हुए महसूस किया। मैं बार बार चेतन की बाँह पकड़कर उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहता। चेतन भी अजीब शशोपंज में थे। वो इस लाइन से अधिक परिचित हो चुके थे। वो जानते थे कि प्रतीक्षा के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था, न ही वो इतना अपमान महसूस कर रहे थे। मैं कभी सोचता, चेतन से चलने के लिए कह तो रहा हूँ, पर जाएंगे कहाँ? वापसी के टिकट कटाने के सिवाय अब दूसरा चारा भी क्या है? और श्रीनगर जाकर अब क्या मुंह दिखाऊंगा? भीतर ही भीतर मैं स्वयं को कोसता कि क्यों पक्की लिखा पढ़ी किए बिना इतनी दूर अपने खर्च पर आ गया हूँ। अपनी इस स्थिति का जिम्मेदार तो मैं स्वयं हूँ, पर जब स्वाभिमान की रक्षा का प्रश्न सामने हो तो मैं बिना कुछ सोचे समझे अड़ जाने वाला व्यक्ति हूँ। तब मैंने अहमद साहब से मुलाकात होने पर इस अनुचित व्यवहार के खिलाफ रोष प्रकट करने का इरादा कर लिया। अंत में लगभग 6 बजे अहमद साहब ने अंदर बुलाया। उन्होंने आंखों पर काली ऐनक लगा रखी थी, जो मेरे ख्याल से सिर के गंजेपन से पैदा होने वाली कमजोरी को छिपाने का प्रयास था। वैसे नक्श उनके सुंदर थे। वो सुबह के वक्त लिए गए मेरे फोटो सामने रखे हुए बैठे थे। मेरे कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने सिगार का लंबा कष्ट लगाते हुए फोटो मेरे सामने रख दिए। उनमें से एक वास्तव में अत्यंत सुंदर था। उसे उन्होंने मेरे हाथों से लेकर फिर कुछ मिनट के लिए निहारा। बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा। मैंने जवाब में फिर उनके मेकअप मैन की प्रशंसा के पुल बांध दिए। तब उनके होठों पर भी वैसी ही व्यंग्यात्मक हंसी दिखाई दी जो मैंने मेकअप मैन के चेहरे पर देखी थी। फिर वो एक टाइप किया हुआ कागज़ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगे, देखिए, चेतन साहब की पिक्चर बनाने का फ़िलहाल मेरा इरादा नहीं है। पहले मैं महाभारत बनाना चाहता हूँ। उसमें कृष्ण का रोल मैं चेतन साहब को देना चाहता हूँ और अर्जुन का आपको। चेतन साहब को 1,500 रुपया माहवार देने का मेरा इरादा है और आपको 1,000। अगर मंजूर हो तो कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दीजिए। तनख्वाह बहुत थी कि थोड़ी, इस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। इससे तिगुनी तनख्वाह वाली नौकरी मैं विलायत में छोड़कर आया था। मैंने गुस्से की भाप छोड़ते हुए जवाब दिया, नौकरी और तनख्वाह का जिक्र करने से पहले मुझे उम्मीद थी कि आप मुझसे 4 घंटे इंतज़ार कराने की माफ़ी मांगेंगे। बहरहाल, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ चेतन की पिक्चर में काम करने के ख्याल से आया हूँ। मेरा अर्जुन वर्जुन बनने का कोई इरादा नहीं है। अहमद साहब खामोश हो गए। तभी नीना अंदर आकर एक सोफे पर बैठ गई। गुलाबी रंग और सफ़ेद साड़ी में उनकी सुंदरता से कमरा महकने लगा। अहमद साहब भी अचानक सहृदय और बेतकल्लुफ़ हो गए। साहनी साहब, मैं चाहता था कि मुलाकात से पहले तस्वीरें मेरे पास आ जाएं। कैमरा डिपार्टमेंट वालों से डेवलपिंग में कुछ देर हो गई और आपको जहमत उठानी पड़ी। नीना, साहनी साहब अर्जुन के रोल के लिए यकीनन मौजू हैं, मगर धार्मिक पिक्चर में काम करना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। कोई जल्दी नहीं है साहनी साहब, आप सोच लीजिए, हमारी महाभारत महज धार्मिक पिक्चर नहीं है, उसके कुछ तरक्की पसंद पहलू भी होंगे जिन्हें आप ज़रूर पसंद करेंगे। मैंने अपना इरादा आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा न मुझे कहना है न सोचना है। मैं उठ खड़ा हुआ और सलाम करके बाहर चला आया। बाहर आकर देखा कि चेतन वहाँ नहीं थे। शायद उन्हें अहमद साहब ने किसी दूसरी तरफ से अंदर बुला लिया था। बागीचे में हमीद भट्ट, मोहसिन अब्दुल्ला, तिवारी, डेविड और मैं देर तक टहलते रहे। अंत में चेतन उसी दरवाजे से प्रकट हुए जहाँ से मैं निकल कर आया था। मेरी प्रश्न सूचक दृष्टि के जवाब में चेतन ने हारे हुए अंदाज में कहा, भाई, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर आया हूँ। मैं चकित रह गया। मैंने तुम्हारी खातिर इनकार कर दिया था और तुम साइन कर आए हो? अहमद साहब ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट की बात चेतन से छिपा कर रखी थी। चेतन भी कोई कम स्वाभिमान वाले व्यक्ति नहीं थे। वो फौरन पलटकर कोठी के अंदर गए और अहमद साहब से मांग की कि कॉन्ट्रैक्ट फाड़ डाला जाए। अहमद साहब कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वो उन्हें काम करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। इस तरह दूसरे दिन हम दोनों और हमीद भट्ट, जो पहले ही अहमद साहब को इस्तीफ़ा दे बैठे थे, दक्कन क्वीन में बैठकर ठन ठन गोपाल की हालत में बम्बई की ओर चल पड़े। WZ अहमद और नीना अब पाकिस्तान में हैं। पिछले दिनों जब मैं लाहौर गया था तो इम्तियाज़ अली ताज के घर उन दोनों के दर्शन हुए थे। बहुत प्यार मोहब्बत से मिले थे। सच पूछा जाए तो अहमद साहब ने मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी करनी चाहिए थी।
वरना कौन ऐसा निर्माता है जो किसी नए कलाकार को स्टूडियो में पैर रखते ही 1000 रुपए की नौकरी पेश कर दे।